डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे यूके नोवेल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1 धोखा। अभिमन्यु, रुक जाओ, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो। अभिमन्यु होटल के ओनर से बचता हुआ स्टाफ रूम की तरफ भाग रहा था ताकि होटल में देर से आने से उसे डांट ना पड़े, लेकिन उसके जूते की आवाज़ ने ओनर को उसके तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु मायूस होकर बोला, सॉरी बॉस, आप तो जानते ही हैं दिल्ली की ट्रैफिक कितनी बिजी रहती है। आज वक्त पर बस भी नहीं मिली थी मुझे। बकवास बंद करो अपना, हर रोज एक नए बहाने के साथ आ जाते हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। होटल का ओनर दांत पीसकर अभिमन्यु को देखा, फिर बोला। अभिमन्यु समझ गया था आज उसका कोई बहाना नहीं चलने वाला है। कैसे बताए, कॉलेज खत्म करके सोनिया से मिलने गया था। सोनिया मिली तो नहीं, पर उसे काम पर आने में देर जरूर हो गई। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा, कल से टाइम पर आ जाऊंगा, प्लीज सर, ट्रस्ट मी। अभिमन्यु माफी मांगकर बोला। नो वे, गेट आउट, ओनर इस बार गुस्से में बोला। इस बार अभिमन्यु नहीं रुका। वो समझ गया था आज उसकी दाल नहीं गलने वाली है। ओनर ने कह दिया सो कह दिया। सर, आप क्या कर रहे हैं? आज वैसे भी स्टाफ की कमी है, अगर यह चला गया तो ऑर्डर कौन पास करेगा? इसे रोकिए सर, ओनर के पास खड़ा मैनेजर जल्दी से बोला। रुको अभिमन्यु। ओनर की बात जैसे ही अभिमन्यु ने सुना, वो पलट गया और ओनर को सवालिया नजरों से देखने लगा। ओनर आगे बोला, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूं, पर याद रखना, कल से जल्दी नहीं आए तो फायर जरूर हो जाओगे। ओके सर, अभिमन्यु ने कहा, फिर स्टाफ रूम के तरफ चला गया कपड़े चेंज करने। अभिमन्यु किसी भी हालत में इस जॉब को नहीं छोड़ सकता था। नहीं तो सोनिया का खर्चा कैसे उठाएगा, उसे शॉपिंग कैसे कराएगा? बड़ी ही मुश्किल से सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड बनी है। कॉलेज में तो सभी उसे फटीचर ही समझते हैं। एक सोनिया ही थी कि सब कुछ जानते हुए भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। बाकी लड़कियां तो उससे बात करना तो दूर, उसके तरफ देखती भी नहीं थी। ऐसे में वो सोनिया को नाराज करना नहीं चाहता था, उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था ताकि वो जिंदगी के हर कदम पर उसके साथ रहे और आगे चलकर दोनों शादी करके जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम से अभिमन्यु रिसेप्शन पर जैसे ही आया, मैनेजर उसे एक ट्रे में एक वाइन का बॉटल के साथ 2 ग्लास और 2 चिप्स का पैकेट देकर बोला, इसे रूम नंबर 201 में देकर आओ, और हाँ, उनसे थोड़ा तमीज से पेश आना, वो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, हम उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं कर सकते। इस शहर के सबसे बड़े परिवार से है और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे पूरा करना तुम्हारा काम है, समझे? समझ गया सर, अभिमन्यु ने कहा और फिर ट्रे उठाया, लिफ्ट के अंदर पहुंच। कुछ देर बाद अभिमन्यु बिना किसी भाव के रूम को नॉक किया। उसके नॉक करते ही कमरे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी, रुक जाओ अभी आती हूँ। कमरे से आती इस आवाज़ को सुनते ही अभिमन्यु कुछ पल के लिए हैरान रह गया था। उसे यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी थी, लेकिन अगले पल खुद को समझाया शायद उसका वहम हो। लेकिन तभी उसके मुंह पर गेट खुल जाती है। अभिमन्यु ने जैसे ही सामने खड़ी लड़की को देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जल्दबाजी में लड़की ने लड़के का शर्ट पहन लिया था। उसने शर्ट का पूरा बटन भी नहीं लगाई थी, जिससे उसके जिस्म के कुछ अंग दिखाई दे रहे थे और नीचे उसके नंगे पैर अभिमन्यु पूरी तरह से देख पा रहा था। अभिमन्यु पर तो जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर पड़ा था। थूक निगलते हुए अभिमन्यु ने पूछा, सोनिया, तुम यहाँ? लेकिन तभी सोनिया के पीछे से एक लड़का आया और सोनिया को पीछे से पकड़ लिया। फिर उसके बालों को सहलाकर बोला, डार्लिंग, क्या हुआ, इसे तुम जानती हो? सोनिया को इस तरह किसी लड़के के बाहों में देखकर अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया था, उसका मन कर रहा था अभी इस लड़की को थप्पड़ रसीद कर दे। सोनिया अभिमन्यु को घिन भरी नज़रों से देखकर लड़के से बोली, हाँ राहुल, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए ये मुझे जानता है। सोनिया की बात जैसे अभिमन्यु के दिल पर धारदार हथियार की जैसी चुभी थी। जो लड़की कल तक उसके साथ थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, आज कैसे इतना बदल गई थी? अभिमन्यु गुस्से में बोला, सोनिया, बकवास बंद करो अपना,
तुम इतना कैसे गिर सकती हो, मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ, छी। तुमने दिया ही क्या है, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलता, उसके लिए मनी की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दोगे, सोनिया नफरत से बोली। राहुल सोनिया के बालों को साइड करके अभिमन्यु को देखा, फिर सोनिया से पूछता है, क्या तुम इस वेटर से प्यार करती हो? तुम भी ना राहुल, कैसी बात कर रहे हो, मैं भला इसे क्यों प्यार करूंगी? क्या मेरा और इसका स्टेटस मेल खाता है? कहाँ मैं और कहाँ ये फटीचर, इस होटल का एक मामूली सा वेटर, एक बार प्यार से क्या बात कर लिया इस फटीचर से, ये तो इसे प्यार समझ बैठा। सोनिया ने इतना कहा और अभिमन्यु के हाथों से ट्रे ले लिया। सोनिया के इस बात पर अभिमन्यु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसके आंखों से आंसू बह निकले थे। सोनिया के कही एक एक बात उसके दिल पर जैसे घाव कर गए थे। अब खड़े ही रहोगे या जाओगे भी, या हमें एंजॉय करते हुए देखना चाहोगे वेटर साहब? राहुल स्माइल के साथ कहा और फिर सोनिया को किस करने लगा। अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया कि उसने सोनिया का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और राहुल के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा दिया। पंच लगते ही राहुल नीचे फर्श पर गिर पड़ा। अभिमन्यु सोनिया को अपनी तरफ खींच पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया था और फिर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया गया था। अभिमन्यु ने जैसे ही थप्पड़ मारने वाले शख्स को देखा, हैरान रह गया था। वो शख्स और कोई नहीं, इस होटल का ओनर था, जो इस तरफ हो रहे शोरगुल सुनकर आया था। अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के बाद राहुल के पास पहुंच गया, उससे माफ़ी मांगकर बोला, सर हमें माफ़ कर दीजिए, जो किया है इस वेटर ने किया है, आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है आपको, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए। राहुल फर्श से गुस्से में खड़ा हुआ, उसके होंठों से खून निकल आए थे। खून देखते ही सोनिया दौड़कर राहुल के पास पहुंची, राहुल के गले लगकर बोली, इसे मत छोड़ना राहुल, इस फटीचर की इतनी हिम्मत, इसने तुम पर हाथ उठाया, इसे इस शहर से बाहर फिकवा दो ताकि दोबारा इस शहर में नजर ना आए। राहुल सोनिया को पड़े धकेलकर गुस्से में अभिमन्यु को एक नज़र देखा, फिर कठोर शब्दों में वो न से बोला, इसे अभी के अभी इस होटल से बाहर करो, वरना मैं तुम्हारे इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बस आप हमसे नाराज मत होना। इसे तो मैं, ओनर चापलूसी भरे लहजे में बोला और अभिमन्यु का गिरेबान पकड़ लिया। ओनर अभिमन्यु का कॉलर पलड़े जैसे ही आगे बढ़ा, राहुल पीछे से बोला, रुको। राहुल के ऐसा कहते ही ओनर रुक गया। उसके साथ अभिमन्यु को भी रुकना पड़ा था, क्योंकि ओनर ने अभी तक अभिमन्यु का गिरेबान पकड़ रखा था। राहुल धीरे धीरे चलकर दोनों के पास पहुंच गया, उसने जोर से अभिमन्यु के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगते ही अभिमन्यु के होंठों से खून बह निकली थी और आंखों से आंसू भी। आइंदा कभी मेरे सामने भूल कर भी मत आना, अभी तो जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा, राहुल गुस्से से कहा। फिर उसने सोनिया को गोद में उठाकर कमरे में चला गया। राहुल के ऐसा करते ही सोनिया ने उसके होंठों पर किस करने लगी थी, जिसे देखकर अभिमन्यु के आंखों से आंसू बह निकले थे। ओनर उसे खींचते हुए होटल के बाहर लेकर आया। इस वक्त होटल में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, सभी की नज़र उन दोनों के तरफ ही था, पर अभिमन्यु को इन सब की कोई परवाह नहीं था, उसे बस सोनिया की हुई बेवफाई याद आ रही थी। ओनर उसे होटल के बाहर धक्के लगाकर दांत पीसकर बोला, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना, तुम्हारे लिए मैं अपना होटल बंद करवाना नहीं चाहता। ऐसा कहकर ओनर ने अभिमन्यु को फिर से धक्का दे दिया, जिससे अभिमन्यु सड़क पर जा गिरा। एपिसोड 2 आखिरी फैसला। रात के 12 बज चुके थे। अभिमन्यु दिल्ली के सड़कों पर भटकते हुए काफ़ी दूर निकल गया था, अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचा था। उसे बस सोनिया की कही हुई बातें याद आ रहा था, और कैसे सोनिया उसके सामने ही राहुल को किस किए जा रही थी, जबकि सोनिया अभिमन्यु से प्यार करती थी। क्या ये प्यार एक दिखावा था उसके लिए? क्या सोनिया मुझे लूट रही थी? नहीं, सोनिया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसे राहुल ने ही बहकाया होगा। पर सोनिया कोई बच्ची नहीं थी, राहुल के झांसे में कैसे आ सकती है? वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी। इस वक्त अभिमन्यु के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था, उसकी सोच बस सोनिया तक ही सिमट कर रह गया था। आगे क्या करना है जैसे भूल ही गया था, चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। अभिमन्यु सोनिया को 1 साल से डेट कर रहा था। इन 1 सालों में उसने अपनी पूरी कमाई उस पर लुटा दिया था। अगर चाहता तो अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकता था, जो आगे चलकर उसके लिए मददगार साबित हो सकती थी। पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सोनिया ऐसी निकलेगी, किसी और लड़के के साथ किसी होटल में रात गुजारेगी, और उसके सामने ही
अभिमन्यु पागलों की तरह रोते हुए भागता जा रहा था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा फ़ोन हॉस्टल से उसका रूममेट विशाल ने किया था। हेलो अभिमन्यु, यार तू कहाँ है? रात के 12 बज रहे हैं, विशाल अभिमन्यु का फिक्र करते हुए पूछा। अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला, मैं सुबह आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना कहने के साथ ही अभिमन्यु ने फ़ोन रख दिया था। विशाल को कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया था। अभिमन्यु फ़ोन रखा ही था कि तभी सामने से एक कार बड़ी ही तेजी से उसके तरफ आई। उससे टकराती उससे पहले ही अभिमन्यु खुद को बचाने के लिए एक और छलांग लगा दिया था। कार से तो बच गया था पर खुद को बचाने में नाकाम रहा। सड़क पर गिरने से उसके सर पर जख्म हो गया था, तो वहीं कार सीधा जाकर फुटपाथ पर बने सीमेंट के वॉल से टकरा गई थी। कार ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, इसलिए कार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। सड़क पर पड़े अभिमन्यु ये सब कुछ अपने आंखों से देख पा रहा था। कुछ देर तक अभिमन्यु सड़क पर ऐसे ही पड़ा है। दर्द उसके आंखों में देखा जा सकता था। आज उसकी किस्मत ही खराब थी। पहले ओनर ने होटल में रखने से मना किया, फिर सोनिया ने धोखा दिया, अब जो भी बचा कुचा था इस कार ने आकर पूरा कर दिया था। कुछ देर बाद भी जब उसे कार से किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा, तो वो डर गया कि कहीं कार में बैठा इंसान मर तो नहीं गया। यही सोचकर अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ, एक हाथ अपने सर पर रख लिया जहां से हल्का हल्का खून बह रहा था, जहां से उसे दर्द फील हो रहा था। धीरे धीरे कार के पास पहुंच गया। अभिमन्यु विंडो से अंदर झांक कर जैसे ही देखता है, उसके होश उड़ जाता है। कार में एक 50 से 55 साल का एक आदमी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु को लगा जैसे वो आदमी मर चुका है। अभिमन्यु डरकर पीछे हट गया, इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो जानता था अगर यहाँ ज़्यादा देर और रहा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पुलिस आएगी तो वही फंसने वाला था, क्योंकि उसके अलावा यहाँ और कोई भी नहीं था। वैसे भी आज उसका मूड भी अच्छा नहीं था। सुबह से उसका कोई काम ठीक नहीं गया था। यही सोचकर अभिमन्यु जैसे ही जाने को हुआ, उसे एक दर्द भरा आवाज़ सुनाई दिया, रुको बेटा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। इतना कहने के साथ ही वो आदमी बेहोश हो गया। अब अभिमन्यु वहाँ से ऐसे नहीं जा सकता था। वो इंसान जिंदा था और एक इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उस इंसान के लिए अभिमन्यु के दिल में हमदर्दी फील होने लगा था। हालांकि उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इस इंसान को बचाना था। वैसे कार को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था और इतनी रात को दूसरी सवारी मिलने से रही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभिमन्यु ड्राइविंग जानता था। अभिमन्यु उसी के कार से उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाना उचित समझा। 10 मिनट में ही अभिमन्यु सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस इंसान को देखते ही सारे डॉक्टर पागल हो चुके थे। यह इंसान और कोई नहीं, इस शहर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर रतनलाल आहूजा थे। उनका बिजनेस एशिया ही नहीं यूरोप के कई कंट्री में भी फैला हुआ था। जब ये बात अभिमन्यु ने सुना, पहले तो वो डर गया, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया, आखिर वो क्यों डर रहा है? उसने तो उस इंसान को बचाया है। वो चाहता तो भाग भी सकता था। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। बैठे बैठे ऊँघ रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हॉस्टल के लिए निकल जाना चाहता था। इस ख्याल के साथ काउंटर पर बैठी लड़की के पास गया, पर लड़की इतनी बिजी थी कि उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लड़की उसके तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सोचा उसके कुछ कहने या ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ख्याल आते ही अभिमन्यु मैन गेट तरफ चल दिया। अभिमन्यु जैसे ही मैन गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओह हेलो, तुम कहाँ चले? अभी तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। फिर सिक्योरिटी गार्ड एक कुर्सी के तरफ इशारा करके अभिमन्यु से आगे बोला, जाओ उस कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन मैंने किया क्या है? अभिमन्यु मायूसी से पूछा। गार्ड आंखें दिखाकर बोला, वह सब मैं नहीं जानता, हमें जो ऑर्डर दिया गया है बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभिमन्यु हैरानी से पूछा, किसने दिया है ऑर्डर? और मैंने तो बस उस इंसान को यहाँ लेकर आया था। मैंने कहा बकवास बंद करो और चुपचाप वहाँ बैठ जाओ जहाँ मैंने तुम्हें बैठने को कहा है, गार्ड इस बार गुस्से में कहा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक कठोर आवाज़ आई, तुम किसी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम उसे यह बात प्यार से भी तो कह सकते हो। यह आवाज़ थी डॉक्टर केशव मौर्य की, जो अभी अभी यहाँ पहुँचे थे और साफ तौर पर सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा था। सॉरी सर। गार्ड अपना सर झुका लिया था। अभिमन्यु को भी बहुत गुस्सा आया था, पर इस वक्त उसे कुछ नहीं कह सकता था।
क्योंकि आते जाते लोग बस उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। सड़क पर गिरने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। सर पर लगी चोट पर बैंडेज कर दिया गया था। इससे अभिमन्यु किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। अभिमन्यु अभी बैठा ही था कि कांच की दीवार से उसने देखा बाहर एक 7-8 महंगी गाड़ियों का काफिला आकर खड़ी हो गई थी। इतनी महंगी गाड़ियों को देखकर अभिमन्यु शॉक्ड रह गया था। तभी उसने देखा उन कारों से कई सारे लोग बाहर निकले थे और हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए। उनके स्वागत में सभी डॉक्टर जैसे पहले से ही तैयार खड़े थे। उनके पहनावे से ही लग रहा था ये सभी लोग उस इंसान से मिलने आए हैं जिसे लेकर वो खुद यहाँ आया था। अभिमन्यु भी अपनी जगह खड़ा हो गया और आए हुए लोगों को बारी बारी से देखने लगा। डॉक्टर के पास एक आदमी आया जिसने डॉक्टर से कुछ कहा तो डॉक्टर ने अभिमन्यु की तरफ इशारा कर दिया। अभिमन्यु को कुछ सुनाई तो नहीं दिया था पर इतना तो समझ गया था अब उसके साथ कुछ भी सही नहीं होने वाला है। ये लोग शायद उसे ही इसका गुनहगार समझ रहे हैं। इस ख्याल से ही अभिमन्यु का दिमाग खराब हो गया था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। आखिर उसने उस आदमी को बचाया क्यों था? अगर पहले जनता उसके साथ यह सब कुछ होने वाला है तो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता बल्कि वहां से चुपचाप निकल जाता। तो वही डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ इशारा करके कह रहा था, अमर जी, यही वो लड़का है जिसने सर को यहाँ तक पहुँचाया था। उस वक्त मैं बाहर ही था। मैं सर की कार और कर की नंबर अच्छे से जानता था, इसलिए मुझे समझने में देर नहीं लगी थी। अमर जी यानी अमर सक्सेना, उम्र 45 साल, रतन लाल आहूजा की खास आदमी। अमर सक्सेना ही रतन लाल आहूजा की बिजनेस को देखते थे और उनका ही ऑर्डर सबके लिए सर्वोपरि था, पत्थर की लकीर की तरह। डॉक्टर की बात सुन अमर सक्सेना अभिमन्यु के पास पहुंच गए। अमर सक्सेना को देखते ही अभिमन्यु उदासी भरे लहजे में बोला, सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस उन्हें यहाँ लेकर आया था। फिर मुझे ये लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस हमारे बॉस को होश में आ जाने दो, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा इसका फैसला वो खुद करेंगे। अमर सक्सेना की यह बात सुनते ही अभिमन्यु की पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एपिसोड 3 किस्मत का खेल। अभिमन्यु इतना डर गया था कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। वहां से भाग भी नहीं सकता था। उस इंसान के पीछे कम से कम 15 लोग खड़े थे जो कि सभी अभिमन्यु को ही देख रहे थे। अभिमन्यु को इतना परेशान देखकर अमर सक्सेना मुस्कुराने लगे। फिर अभिमन्यु के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर भावुक होकर बोले, डरो मत, मैंने तुमसे थोड़ा सा मजाक किया था। तुम नहीं जानते अभिमन्यु आज तुमने क्या किया है। आज अगर सर को यहाँ नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। तो फिर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अभिमन्यु परेशान होकर पूछा। अमर सक्सेना अभिमन्यु को प्यार से देखकर सपाट लहजे में बोले, क्योंकि मैंने मना किया था। लेकिन क्यों? अभिमन्यु ने हताश होकर पूछा। मैं देखना चाहता था आखिर वो खुशनसीब इंसान है कौन जिसने हमारे सर को नई जिंदगी दिया है, अमर सक्सेना ने कहा। तो फिर अब जाऊं? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अगर हमसे सर ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए जब तक सर को होश नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, मेहमान बनकर, अमर सक्सेना ने कहा। मेहमान बनकर? अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी बात अमर सक्सेना ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने कहा, बिल्कुल मेहमान बनकर। अब तुम हमारे मेहमान हो, आहूजा परिवार का मेहमान हो, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन तभी 2 डॉक्टर अमर सक्सेना के पास पहुंच गए और उन्होंने जल्दी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अमर जी, सर को होश आ गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहते हैं आप लोगों से, खास तौर पर इस इंसान से। डॉक्टर ने अभिमन्यु के तरफ इशारा किया। चलिए डॉक्टर, अमर सक्सेना ने कहा और अभिमन्यु के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। अमर सक्सेना के इस तरह हाथ रखने से अभिमन्यु थोड़ा सा कपका गया और उनकी तरफ देखने लगा तो उन्होंने आंखों के इशारे से कहा, रिलैक्स यार, जस्ट चिल। वहीं वार्ड के अंदर रतन लाल आहूजा बड़ी ही खामोशी से बैठे थे, शायद सभी का इंतजार कर रहे थे। वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था थोड़ी देर पहले उन्हें दौड़ा पड़ा था। तभी कमरे में अमर सक्सेना के साथ अभिमन्यु और 2 लोग, संग्राम और जवाहर, एंटर होते हैं। अमर सक्सेना जल्दी से रतन लाल आहूजा के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और उन्होंने फिक्र भरे अंदाज में पूछते हैं, सर आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अमर, ये सब कुछ इस नौजवान के वजह से हुआ है। तुम बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? रतन लाल आहूजा ने पूछा। रतन लाल आहूजा के ऐसा कहते ही अमर सक्सेना एक नज़र अभिमन्यु को देखकर बोले, सर मुझे लगता है इसे अपने साथ आहूजा पैलेस ले जाना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है।
मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, रतनलाल आहूजा ने कहा। फिर अभिमन्यु को देखने लगे। अभिमन्यु को उनकी बातें सर के ऊपर से गुजर रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था, आखिर वो लोग उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने कहा था मिल लेने के बाद उसे जाने देंगे। फिर यह सब क्यों? अभिमन्यु के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था उनके साथ जाने के अलावा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सभी वार्ड से बाहर निकले, लेकिन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई तब जब उन लोगों ने देखा रतनलाल आहूजा अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखकर कमरे से बाहर निकले थे। हॉस्पिटल में हर किसी की नज़र इस वक्त उसी तरफ थी, और शायद अभिमन्यु की किस्मत पर उन्हें जलन हो रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे। सभी कारें आहूजा पैलेस के अंदर एंटर हो चुकी थी। महल जैसा बंगला देखकर अभिमन्यु की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बस एकटक इस बंगले को ही देख रहा था। कार से उतरकर अभिमन्यु खड़ा हो गया और खूबसूरत आहूजा पैलेस को देखने लगा, जहां वो मेहमान बनकर आया था और कुछ दिन रहने वाला था। तभी रतनलाल आहूजा अभिमन्यु के पास आकर नरमी से बोले, तुम थक गए होगे, जाओ आराम करो, हम शाम को मिलेंगे। फिर वो संग्राम को इशारे से कुछ कहा, फिर अमर सक्सेना के साथ एक और चले गए। चलिए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, संग्राम इतना कहकर पैलेस के अंदर जाने लगा। अभिमन्यु भौचक्का रह गया और सोचने लगा, संग्राम ने सच में उसे सर कहा था, लेकिन क्यों? मुझ जैसे फटीचर को सर कैसे कह सकता है यह आदमी? अभिमन्यु उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया था। अंदर जाते ही उसका गला सूखने लगा था। अपने सामने इतनी बड़ी ड्राइंग रूम देखकर, इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम उसने फिल्मों में देखा था, आज इतना करीब से देख उसके होश ही उड़ चुके थे। आइए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। संग्राम के ऐसा कहते ही अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और उसके पीछे जाने लगा। सीढ़ियों से होते हुए दोनों ऊपर पहुंचे। संग्राम को देखते ही दो मैड दौड़कर दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। संग्राम दोनों को ऑर्डर देकर बोला, साहब के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, आज से यह यहीं रहने वाले हैं। अभिमन्यु बस उन दोनों लड़कियों को ही देखे जा रहा था। शायद दोनों सोनिया से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अभी हो जाएगा सर, एक लड़की सिर झुकाए बोली। फिर संग्राम अभिमन्यु को एक आलीशान कमरे में लेकर गया। इतना बड़ा कमरा देखकर अभिमन्यु हैरान रह गया था। उसे हॉस्टल का कमरा याद गया, जहां वो 4 लोग रहते थे, किसी तरह एडजस्ट करके। सर आप फ्रेश हो जाए, कुछ ही देर में आपके कपड़े आ जाएंगे। संग्राम एक बटन की तरफ इशारा करके कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, मैड आ जाएंगी। ओके, शाम को मिलते हैं। बादले में अभिमन्यु अपना सर हिला दिया। संग्राम इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। संग्राम के जाते ही अभिमन्यु बेड के एक किनारे बैठ गया और कमरे की सजावट को देखने लगा। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। फिर धीरे धीरे अपना शर्ट उतारने लगा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा विशाल ने उसे फिर से कॉल किया है। अभिमन्यु का दिल कर रहा था विशाल को सब कुछ बता दे, उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। अगर विशाल को उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो बिना वजह उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभिमन्यु के फ़ोन उठाते ही विशाल शुरू हो गया, अबे तू है कहाँ? आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? और तुझे हुआ क्या है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तू पूरी रात हॉस्टल से बाहर रहा हो, कहीं सोनिया तो नहीं है तेरे पास? हम कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, अभिमन्यु सपाट लहजे में कहा। विशाल हैरान होकर पूछा, अकेला है? तू है कहाँ? तुझे कुछ हुआ? अभिमन्यु विशाल की बात बीच में ही काट कर गंभीर होकर बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, 2-3 दिन कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। अबे तू ये सब क्या बोल रहा है? अगले महीने एग्जाम शुरू होने वाला है, अगर इस साल एग्जाम नहीं दिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभिमन्यु, फिर कहाँ से लाएगा पैसे? बोल, विशाल चिढ़कर गुस्से से कहा। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बस 2 दिन की ही तो बात है, अभिमन्यु ने कहा। वैसे तू है कहाँ भाई? जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है, और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में रात गुजार सको। देख, तू झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे साथ? अभिमन्यु कोई जवाब देता तभी गेट नॉक हुआ। अभिमन्यु जल्दी से बोला, बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपने हाथों में कई जोड़े कपड़े पकड़े हुए थी। अभिमन्यु को इन सब की आदत बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसे काफ़ी हिचकिचाहट महसूस रहा था। फिर भी उसने लड़की को अंदर आने को कहा। अभिमन्यु एक नज़र लड़की को देखता है, फिर उसके हाथों में पड़े कपड़ों को, जिसे उसने प्यार से पकड़ कर रखा था। लड़की की उम्र 22 साल रही होगी।
देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। शायद वो लड़की सोनिया से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर कॉलेज में होती तो ना जाने कितने लड़के की क्रश होती। अभिमन्यु ने जब उसे कुछ नहीं कहा तो लड़की बड़े ही सलीके से बोली, सर यह रहे आपके कपड़े। फिर उन कपड़ों को अलमारी में तह करके रखने लगी। तह करके अभिमन्यु से बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। अचानक अभिमन्यु के ऐसा पूछते ही लड़की थोड़ा घबरा गई थी। फिर वो जल्दी से बोली, सर आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? वैसे भी मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। थोड़ी देर चली जाओगी? क्यों? अभिमन्यु हैरानी से पूछा। क्योंकि मेरा नाइट ड्यूटी है और दिन में पढ़ाई करती हूँ इसलिए, लड़की बोली। अभिमन्यु ने पूछा, किस कॉलेज में पढ़ती हो तुम? लड़की ने बताया, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। लड़की के बात पर अभिमन्यु बोला, अच्छा ये तो अच्छी बात है। क्या कहा आपने सर? मैं कुछ समझा नहीं, लड़की हैरानी से पूछती है। अभिमन्यु मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम जाओ नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही लड़की जाने लगी, पर जाते जाते रुक गई। पलटकर अभिमन्यु को देखकर स्माइल के साथ बोली, वैसे मेरा नाम खुशी है। एपिसोड 4 राज की बात। शाम के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु पूरे दिन अपने कमरे था। उसे बोरिंग फील होने लगा था। आज़ादी का मतलब उसे आज पता चल गया था। इस तरह वो खुद को बंद नहीं रख सकता था। कभी कभी उसका मन कर रहा था चुपचाप भाग जाए यहाँ से। फिर सहसा उसे ख्याल आया था, वो तो बस 2 दिन का मेहमान है यहाँ का। फिर तो उसे उसी दुनिया में लौट जाना होगा जहाँ से आया था। फिर तो वही आज़ादी मिलेगी उसे। कई बार उसे विशाल का फ़ोन आ चुका था। हर बार उसे झूठ बोलकर विशाल से पीछा छुड़ाना पड़ा था। लेकिन अब नहीं। इसी ख्यालों में खोया हुआ था अभिमन्यु। लेकिन तभी बाहर से उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। यह आवाज़ भली भांति पहचानता था अभिमन्यु। वो जल्दी से उठकर दरवाजे को खोल दिया। उसके सामने संग्राम खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही संग्राम बोला, बॉस नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। संग्राम की बात पर अभिमन्यु ने सर हिला दिया और उसके पीछे जाने लगा। अभिमन्यु ने देखा किचन के पास ही 2 लड़कियां बैठी हुई थी। लेकिन उसे वो लड़की नजर नहीं ऐसी थी जिसने अपना नाम खुशी बताई थी। खुशी को ना देखकर अभिमन्यु को बिल्कुल खुशी नहीं हुआ था। वो थोड़ा सा उदास हो गया था। इस वक्त अभिमन्यु ब्रांडेड कपड़े में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एक ही दिन में उसका हुलिया एकदम से बदल चुका था। हल्के दाढ़ी में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अगर इस वक्त उसे सोनिया देखती तो बस देखती रह जाने वाली थी। शायद खुशी भी। अभिमन्यु स्मार्ट था, हैंडसम था, पर गरीबी की वजह से खुद को मेंटेन रखना ही छोड़ दिया था। जब उसने होश संभाला तो खुद को किसी अनाथाश्रम में पाया। अनाथाश्रम इतना छोटा था कि रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया था। वैसे भी लोग अब इतना दान नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। किसी तरह अनाथाश्रम में रहकर अभिमन्यु ने अपना दाखिल स्कूल में करवा लिया था। उसके बाद अनाथाश्रम बंद होने के कगार पर आ गया था। सभी बच्चे एक एक करके यहाँ से जाने लगे थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब अभिमन्यु को भी अनाथाश्रम छोड़कर जाना पड़ा। पहले तो छोट मोटा काम करता और अपनी पढ़ाई करता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर कॉलेज के साथ वेटर का काम करने लगा। उसी बीच उसकी मुलाकात सोनिया से हो गई थी। लेकिन सोनिया को कॉलेज में सभी जानते थे। ये लड़की सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। अभिमन्यु ये सब जानता था। पर सोनिया के बर्ताव को देख उसे लगा वो सच में उससे प्यार करती है, पर ऐसा नहीं था। संग्राम के साथ अभिमन्यु नीचे पहुंच चुका था। संग्राम उसे एक अलग तरह के कमरे में लेकर आया था, जो काफ़ी चकाचौंध करने वाला था। अभिमन्यु के लिए ये सब एकदम अलग था। वैसे आहूजा पैलेस की बात ही अलग थी, पर यहाँ की हर एक कमरा भी एक से बढ़कर एक थी। कमरे के सबसे फर्स्ट एक वाइट सोफे पर रतन लाल आहूजा बड़े ही शान से बैठे हुए थे। उनके सामने और भी कई सोफे थे जो खाली थे। उनके पीछे जवाहर अपना हाथ बांधकर सर झुकाए शांत खड़ा था। अमर सक्सेना उनके पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी संग्राम अभिमन्यु को अपने साथ लेकर कमरे में दाखिल हुआ। आओ बरखुदार, बैठ जाओ, सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए रतन लाल आहूजा ने कहा। उनके ऐसा कहते ही अभिमन्यु सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उन्हें सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू रख कर पूछा, तो कहो अभिमन्यु, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं हुई? सर दरअसल बात यह है कि अगले महीने मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। बड़ी मुश्किल से मैंने एडमिशन लिया है। अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर मुझे जाने की इजाज़त दे दे तो, अभिमन्यु शांत भरे लहजे में बोला।
बिल्कुल, जब तुम चाहो जा सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, रतनलाल आहूजा ने बड़े प्यार से कहा। रतनलाल आहूजा की इस बात पर अभिमन्यु थोड़ा हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो लोग उसके साथ इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे थे। उसने तो बस उनकी जान ही बचाया था और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अभिमन्यु हैरानी से रतनलाल आहूजा को देखने लगा, फिर बोला, लेकिन सर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि यह घर अब मेरा नहीं तुम्हारा है। रतनलाल आहूजा के ऐसा कहते ही अभिमन्यु को एक धक्का लगा। वो बारी बारी से सभी को देखने लगा। अंत में उसकी नज़र रतनलाल आहूजा पर जाकर ठहर गई। अभिमन्यु को इतना परेशान होते देख उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो मत रहो, जब दिल करे यहाँ आ सकते हो, क्योंकि आहूजा पैलेस अब तुम्हारा है। इतना कहने के साथ ही रतनलाल आहूजा ने अमर सक्सेना को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही अमर सक्सेना अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया। रतनलाल आहूजा ने उस पैकेट को उठाया, उसे खोलकर एक फ़ोन निकाल लेते हैं। अभिमन्यु को देते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोले, इसे रख लो, जब कभी हमारी ज़रूरत महसूस हो तो कॉल ज़रूर करना, तुम अमर अंकल से कांटेक्ट करना, ये तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर उन्होंने एक बैंक कार्ड निकालकर अभिमन्यु को थमा देते हैं और इसी के साथ बोल, इसे भी रख लो, इसमें पूरे 300 करोड़ हैं, जिसे तुम अपने मन मुताबिक खर्च कर सकते हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगा। 300 करोड़ सुनते ही अभिमन्यु की टांगें कांपने लगा था। उसे इतना पसीना आने लगा था जबकि उस कमरे का एसी ऑन था। किसी के चेहरे पर पसीने का नामो निशान तक नहीं था। नहीं सर, ये बैंक कार्ड मैं नहीं ले सकता, अभिमन्यु कठोर शब्दों में कहा। तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हमेशा हमारी निगरानी में रहोगे। क्या तुम चाहोगे ऐसा हो तुम्हारे साथ? मैं जानता हूँ इस एक दिन में तुम सब कुछ समझ गए होगे, और मैं जानता हूँ तुम इस तरह कभी रहना पसंद नहीं करोगे। बेहतर यही होगा, मैं जो कह रहा हूँ वही करोगे तुम। अब आखिरी फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें पूरा पूरा हक दिया जाएगा। रतनलाल आहूजा की अचानक बदले हुए तेवर देखकर अभिमन्यु हैरान रह गया था। जो आदमी इतनी देर से उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, अब वही इंसान उससे इतने कठोर लहजे में बात कर रहा था। अब अभिमन्यु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद को कैद में कभी नहीं रख सकता था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई जॉब हासिल करना था, एक अच्छी और शानदार जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अभिमन्यु को कौन समझाए, जिस शानदार जिंदगी की तलाश करने वो जा रहा था वही ऐसो आराम वाली जिंदगी को ठुकरा कर जाना चाहता था। उसने झट से फ़ोन और बैंक कार्ड ले लिया और इसी के साथ खड़ा हो गया जाने के लिए। लेकिन तभी बाहर से एक लड़की की खूबसूरत आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गेट पर एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर खड़ी थी। लड़की ने वाइट शर्ट, घुटनों के नीचे तक स्कार्ट, उसका हेयर स्टाइल पुरानी फिल्मों की हीरोइन जैसे थे। लड़की काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रही थी। अभिमन्यु ने जैसे ही उसे देखा, बस देखता ही रह गया। कम आलिया, रतनलाल आहूजा ने कहा। इसी के साथ ही आलिया कमरे में दाखिल हो गई। फाइल अमर सक्सेना को देकर बोली, सर इसमें पूरे 1 महीने के डिटेल्स हैं, जिसे मैंने पूरा कर दिया है। ये है आलिया खन्ना, रतनलाल आहूजा की बेहतरीन एम्प्लॉय में से एक। उम्र 22 साल, हर तरह के कामों में रुचि रखने वाली। आलिया फाइल देने के बाद अभिमन्यु को देखने लगती है, जबकि अभिमन्यु भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़र मिलते ही अभिमन्यु थोड़ा सा कँपा गया था। तभी रतनलाल आहूजा ने आलिया से कहा, आलिया इससे मिलो, ये है अभिमन्यु, मेरा खास मेहमान। हेलो सर, आलिया ने इतना कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब अभिमन्यु क्या करता, उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो कह दिया। थोड़ी देर बाद आलिया वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिमन्यु ने कहा, तो मैं अब जा सकता हूँ? अभी नहीं, सुबह जाओगे तुम, रतनलाल आहूजा ने कहा। फिर उन्होंने संग्राम को उसे उसके कमरे तक छोड़ आने को कहा। अभिमन्यु के जाते ही अमर सक्सेना ने पूछा, सर आपको लगता है ये वही है जिसकी तलाश आप इतने वर्षों से कर रहे हैं? गहरी सांस भरते हुए रतनलाल आहूजा उदासी भरे लहजे में बोले, साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, पर मुझे यकीन है ये वही है जिसकी मुझे तलाश है। तो फिर आप उसे बता क्यों नहीं देते? अमर सक्सेना गंभीर स्वर में बोले। नहीं अमर, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभिमन्यु इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा, वक्त आने दो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा, रतनलाल आहूजा ने कहा। जैसा आप ठीक समझे सर, अमर सक्सेना ने कहा। एपिसोड 5 अभिमन्यु की वापसी। रात के 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था वो एक पल भी यहाँ रहना की चाहता है। अगर उसका बस चलता तो यहाँ से कब का भाग चुका होता। तभी कमरे की घंटी बजी।
इस वक्त कौन आया होगा? खुद से ही बड़बड़ाया और गेट खोलने चला गया। उसने जैसे ही गेट खोला, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसके सामने खुशी खड़ी थी। खुशी उसके लिए डिनर लेकर आई थी। हेलो सर, खुशी एक स्माइल के साथ बोली। हेलो, तुम कब आई कॉलेज से? खुशी को देखते ही अभिमन्यु खुश होकर बोला। मैं तो 2 बजे आ गई थी, खुशी अंदर आते हुए कहा। अभिमन्यु थोड़ा नाराज होकर बोला, 2 बजे आई थी तो इतनी देर कहाँ थी तुम? एक बार भी नहीं आई मुझसे मिलने? अभिमन्यु के इस बात पर खुशी हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु समझ गया उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इसका साफ मतलब ये था कि अभिमन्यु उस पर अपना हक जता रहा था। बात को संभाल कर अभिमन्यु जल्दी से बोला, मतलब कि तुम 2 बजे आई थी, तो इतनी देर कहाँ थी? मैंने तो देखा ही नहीं। सर, हमें और भी बहुत काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यहाँ और भी बहुत सारे मेड हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनसे कह सकते हैं। खुशी डिनर तैयार करते हुए बोली। ऐसा कहते हुए खुशी बार बार अपने खुले बालों को अपने कान पीछे कर रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुराने लगा था। और फिर उसके बातों का जवाब देते हुए बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह ही चला जाऊंगा यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हमसे कहा गया था आप यहीं रहने वाले हैं। खुशी हैरानी से बोली। नहीं, ये घर मेरा नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक गरीब इंसान हूँ। वो तो बस कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ और यहाँ तक पहुँच गया। अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला। तो इसलिए आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हमारे सर किसी को यूं ही इतना प्यार और इज्जत नहीं देते। कुछ तो बात है आप में, नहीं तो आहूजा पैलेस में ऐसे कैसे कोई रह सकता है? खुशी एक नज़र अभिमन्यु पर डालकर बोली। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ, क्या तुम इसी शहर की हो? अभिमन्यु सभी बातों को दरकिनार करके खुशी से पूछा। लेकिन खुशी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बोली, यह सब जानकर आप क्या करेंगे? खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। खुशी इतना कहकर पलटकर जाने लगी। तो तुम कुछ नहीं बताना चाहती मुझे? अभिमन्यु थोड़ा गुस्सा दिखाकर बोला। सर, आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? वैसे भी गरीबों की कौन सुनता है? खुशी के लहजे में थोड़ा सा रूखापन था। अरे यार, मैं भी तो गरीब हूँ तुम्हारी तरह, अभिमन्यु थोड़ा जोर से बोला। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही खुशी पलटकर थोड़े गुस्से के साथ बोली, देखिए सर, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और अब मुझे आप परेशान कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं भी उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ, अभिमन्यु अपनी बातों पर जोर देकर कहा। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही खुशी गुस्से में उसे देखने लगी, फिर बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। खुशी को इस तरह जाते देख अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा था। अभिमन्यु उसे जाने देना की चाहता था। वो चाहता था खाना खाने तक उसके पास ही रुके, पर उसकी उखड़ी हुई बातें सुनकर अभिमन्यु कुछ नहीं कह पाया था। इस वक्त खुशी का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ परेशान है। अभिमन्यु उससे पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया था। अभिमन्यु खाना खाते हुए खुशी को याद कर रहा था। वो चाहता था खुशी फिर से उसके कमरे में आए, उसे कैसे बुलाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पानी से भरा जग बाथरूम में फेंक दिया और खाली जग टेबल पर रख दिया, और इसी के साथ घंटी बजा दिया। घंटी बजने के साथ ही खुशी कमरे में दाखिल हो गई थी। अभिमन्यु को घूरते हुए पूछा, कुछ चाहिए आपको सर? ओह, पानी चाहिए, अभिमन्यु हड़बड़ा कर बोला। पानी चाहिए? इतना सारा पानी अपने अकेले? इतना कहकर खुशी अभिमन्यु को घूरने लगी। खुशी को यूं घूरते देख अभिमन्यु दूसरी तरफ देखने लगा था। खुशी गुस्से से जग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसका पानी का जग तो आया, पर पानी का जग लाने वाली खुशी नहीं, एक अधेड़ उम्र की औरत थी। जग टेबल पर रख कर वो औरत थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, सर और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आप जा सकती हैं, अभिमन्यु थोड़ा गुस्से में बोला। ओके सर, फिर वो औरत चली गई। खुशी के न आने से अभिमन्यु को इतना गुस्सा था, उसका दिल कर रहा था अभी उसे खींच कर ले आए, पर यह इतना आसान नहीं था। दिन के बाद उसे आशा की एक किरण नजर आई, और वो थी झूठे बर्तन वापस ले जाने की। उसने घंटी बजा दिया। कुछ पल बाद ही वही अधेड़ उम्र वाली औरत कमरे में आई। उसे देखते ही अभिमन्यु के मुंह बन गए थे। अब करने को कुछ नहीं बचा था उसके पास। औरत के जाते ही अभिमन्यु बेड पर जाकर लेट गया। सुबह के पहली किरण के साथ ही अभिमन्यु तैयार हो गया था जाने के लिए। उसने अपने वही पुराने कपड़े फिर से पहन लिया था। बैंक कार्ड और फ़ोन भी ले लिया था, जिसमें 300 करोड़ थे।
वो चुपचाप आहूजा पैलेस से बाहर निकल गया था। गेट पर वॉचमैन तो थे, पर उन्होंने उसे रोका नहीं था। शायद उन्हें जैसे सब कुछ पहले से ही पता हो। आहूजा पैलेस से बाहर निकलकर अभिमन्यु टैक्सी लेकर हॉस्टल के लिए निकल गया था। अभिमन्यु को देखते ही विशाल उसे हग कर लिया और फिर उसे अगले ही पल धक्का देकर पूछा, अबे तू था कहाँ? तू तो ऐसे गायब हो गया था कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। अभिमन्यु का मन कर रहा था विशाल को सब कुछ सच सच बता दे, पर कुछ सोचकर रुक गया। अभी इन सब के बारे में विशाल को नहीं बताना चाहता था, ताकि आगे चलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। कहीं विशाल को जब ये पता चल गया उसके पास 300 करोड़ का बैंक कार्ड है और उसके मन में कहीं लालच आ गया तो उसका जीना हराम हो सकता है। बात बदलकर अभिमन्यु बोला, अरे कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त मिल गया था, बस उसी के साथ उसके घर चला गया था। वैसे ये तेरा कौन सा दोस्त है? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इतना कहकर विशाल उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखने लगा था। यार तू इतना दूर की क्यों सोचता है? वक्त आने तुझे भी मिला दूंगा। अब चल, हमें कॉलेज भी जाना है, अभिमन्यु ने कहा, फिर बिस्तर पर बैठ गया। कॉलेज जाना है? अभी तो 8 ही बजे हैं। तू कौन सी कॉलेज जाना चाहता है अभी? विशाल हैरानी के साथ पूछा। गर्ल कॉलेज, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु के इस बात पर विशाल के होश उड़ गए। उसके सर पर चपत लगाकर बोला, मेरे भाई, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? जब से आया कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे तो शक होने लगा है। क्या शक होने लगा है तुझे? अभिमन्यु विशाल को मुस्कुराकर देखा, फिर पूछा। विशाल ने कहा, यही कि तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है। देख, मेरे भाई पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे किसी अच्छे पागल खाने में एडमिशन करवा सकूं। इससे पहले कि तू और पागल हो जाए, तू खुद ही अपना एडमिशन करवा ले। तू जाएगा या मैं अकेले चला जाऊं? अभिमन्यु आंखें दिखाकर बोला। चलता हूं ना। आंखें क्यों दिखा रहा है? विशाल उसी के अंदाज में बोला। फिर दोनों गर्ल हॉस्टल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद दोनों गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े थे। विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अभिमन्यु ने उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। विशाल कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे लेकर साइड है गया और उसे चुप रहने का इशारा किया। एपिसोड 6 चेतावनी। अभिमन्यु विशाल के साथ गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गया था। 10 मिनट बाद ही अभिमन्यु को एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी तलाश में यहाँ पहुंचा था। ये लड़की और कोई नहीं, खुशी ही थी। इस वक्त खुशी पिंक कलर की सलवार सूट पहने हुई थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अभिमन्यु के होंठों पर एक स्माइल आ गया था। वो बस उसे ही देख रहा था। खुशी ऑटो से उतरकर किराया देने लगी। विशाल कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे लेकर साइड हो गया और उसे चुप रहने का इशारा किया, ताकि खुशी की नज़र उस तक ना पहुंचे। यार तुझे आज हुआ क्या है? तू यहाँ किसके पीछे आया है? और सोनिया का क्या हुआ? क्या तूने सोनिया को छोड़ दिया? विशाल एक के बाद एक सवाल करता रहा। विशाल की ऐसी बहियात बातें सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़कर बोला, कितना बक बक करता है तू, चुप रहेगा कुछ देर के लिए? इतना कहकर अभिमन्यु जैसे ही पीछे पलट कर देखा, हैरान रह गया था। खुशी वहां नहीं थी, बल्कि वो कॉलेज में एंटर हो चुकी थी। सब तेरे वजह से हुआ है, चली गई ना, मैं उसे देख भी नहीं पाया ठीक से, अभिमन्यु झल्लाकर बोला। अरे तू किसकी बात कर रहा है यार? मैं पागल हो जाऊंगा। तू मुझे साफ साफ बता, तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? विशाल लगभग अपनी बाल खींचते हुए बोला। एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं क्यों उसे बार बार देखने का मन करता है। उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करने का मन करता है। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही विशाल अपने कमर पर हाथ कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसे घूरते हुए टोंट मारकर बोला, इसका मतलब तेरे लाइफ से सोनिया का पत्ता साफ हो गया? तू सोनिया को धोखा दे रहा है? तू तो उससे शादी करना चाहता था, फिर उसे धोखा देने का क्या मतलब? हाँ बोल। सोनिया? लगता है तू सोनिया को नहीं जानता। उसे मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया है। तू जानना चाहता था ना कि आखिर में 2 दिन कहाँ रहा? ये सच है कि मैं किसी के घर गया था, लेकिन उस रात जब मैं होटल गया तो उन्होंने मुझे ऑर्डर पास करने के लिए एक कमरे में भेज दिया। उस कमरे में सोनिया थी एक लड़के के साथ, और तू कह रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ? कहते कहते अभिमन्यु की आंखें भर आई थी। सॉरी यार, मुझे क्या पता तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया है। वैसे सोनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो तो तेरे खातिर उससे बात कर लेता था, लेकिन भाई ये लड़की है कौन? और ये तुझे मिली कहाँ? विशाल आंख मारते हुए पूछा। अभिमन्यु बोला, यह एक लंबी कहानी है जिसे समझना मुश्किल है थोड़ा। वो सब छोड़, चल किसी होटल में तुझे खाना खिलाता हूँ। बोल क्या खाएगा? जो खाएगा वही खिलाऊंगा तुझे।
अच्छा मेरे राजकुमार, पर मेरे पास पैसे नहीं है और तेरे पास भी तो नहीं होगा, विशाल मायूस होकर बोला। अरे तू चल तो, पैसे की चिंता छोड़, आज तू जहां कहेगा वहीं हम खाना खाएंगे, अभिमन्यु ने कहा और विशाल का हाथ पकड़ लिया। विशाल बस अभिमन्यु को घूरता रहा और सोचता रहा, आखिर इसे हुआ क्या है? कहीं ये सच में पागल तो नहीं हो गया है? पहले गर्ल्स हॉस्टल आना, फिर बड़े होटल की बात करना। तब तक अभिमन्यु ने एक टैक्सी रुकवा चुका था। फिर दोनों उस टैक्सी में सवार होकर निकल चुके थे। कुछ देर बाद टैक्सी एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो गई थी। दोनों टैक्सी से बाहर उतरे। रेस्टोरेंट देखते ही विशाल पीछे हटते हुए बोला, यार तू पागल हो गया है? यहाँ एंटर होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खाना तो हम सपनों में ही खा सकते हैं। चल यार यहाँ से, हम किसी छोटे ढाबे में खा लेंगे। क्यों इज्जत की वोट लगाना चाहता है? वैसे भी कॉलेज में बेइज्जत होते होते मन भर चुका है, अब दिल नहीं करता। अरे तू चल तो सही, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अभिमन्यु ने कहा और विशाल को खींचते हुए होटल के अंदर जाने लगा। दोनों कपड़े देखकर कोई भी कह सकता था, दोनों इस होटल के लायक तो बिल्कुल नहीं है, इन्हें और कहीं जाना चाहिए। दोनों गेट पर जैसे ही पहुंचे, चौकीदार ने दोनों को ही गेट पर ही रोक लिया। घिन भरी नजरों से घूर कर पहले देखता फिर दांत पीस कर बोला, क्या चाहिए तुम दोनों को? चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई फ्री खाना नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। चौकीदार के ऐसा कहते ही विशाल अभिमन्यु के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। विशाल को लगा अभिमन्यु का दिमाग खराब हो चुका है सोनिया के चले जाने से, और यही वजह है कि अभिमन्यु अब पागलों जैसी हरकत करने लगा है और उसे इस महंगी होटल में लेकर आ गया है। इसलिए विशाल डरते हुए बोला, यार चल यहाँ से, क्यों जिद कर रहा है? नहीं तो ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूं ना, अभिमन्यु ने विशाल से इतना कहा और फिर चौकीदार को घूरते हुए बोला, क्या तुम लोग कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो? अपने मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर का नाम सुनते ही चौकीदार थोड़ा डर गया था। वो जानता था किसी भी कस्टमर ऐसे बात नहीं कर सकता, इसलिए चौकीदार आगे कुछ नहीं बोल सका, बल्कि उन दोनों के लिए गेट खोल दिया। विशाल होटल के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, पर अभिमन्यु की एटीट्यूड देखकर सोच में पड़ गया था। अचानक फटीचर जैसा दिखने वाला लड़के में इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आ गया था? वहीं होटल में जब दोनों पहुंचे, हर किसी की नज़र दोनों पर जाकर ठहर गई थी। शायद दोनों के कपड़े किसी को पसंद नहीं आया था। वैसे ये खाने का फर्स्ट क्लास ग्राउंड फ्लोर था। फर्स्ट क्लास सेक्शन में खाने की शुरुआत ही 25,000 रुपये था। दूसरा था वीआईपी प्राइवेट रूम, इसकी शुरुआत 1 लाख रुपए से होता था। तीसरा था कमरे के साथ एक प्राइवेट वीआईपी रूम, जिसमें खाने पीने की शुरुआत 5 लाख रुपए से होती थी। अभिमन्यु विशाल के साथ एक टेबल पर बैठ गया। आमने सामने 2 कुर्सी लगा हुआ था, बीच में एक कांच का टेबल। उनके बैठते ही वेटर हाथों में एक मेनू लेकर आया और टेबल पर रखकर पहले तो दोनों को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने किसी पागल को देख लिया है। फिर लापरवाही से पूछने लगा, बोलो क्या खाना चाहोगे तुम दोनों? पर सस्ता खाने का कुछ भी मत मांगना, क्योंकि यहाँ बैठने के ही 25,000 रुपये देने होंगे तुम दोनों को। फिर वेटर थोड़ा झुक गया और धीरे से उन्हें घूरते हुए बोला, अगर बिल चुका नहीं पाए तो पूरे 1 साल तक तुम दोनों को बर्तन धोने होंगे, समझे? विशाल ने जैसे ही वेटर की बात सुना, उसके तो पसीने छूटने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था अभी बेहोश होकर यहीं गिर जाएगा। सिर्फ यहाँ बैठने के 25,000, तो खाने का बिल कितना आएगा? विशाल जल्दी से खड़ा हो गया, फिर अभिमन्यु का हाथ पकड़कर डरते हुए बोला, यार चल यहाँ से चलते हैं। क्यों खुद को गिरवी रखना चाहता है? अगले महीने एग्जाम है, अगर इन्होंने हमें रोक लिया तो हमारी लाइफ का वोट लग जाएगा। अब तो तुम दोनों ऐसे भी नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं खाया तो क्या हुआ, यहाँ आकर बैठने के 25,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। कम ऑन, गिव मी 25,000 एंड गेट आउट ऑफ हियर। वेटर के इतना कहते ही विशाल लगभग चीख ही पड़ा था। वो थर थर कांपने लगा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे। इतनी देर से खामोश बैठा अभिमन्यु वेटर को गुस्से से देखकर बोला, तुम्हारे मेनू में कितने आइटम है? अभिमन्यु के ऐसा कहते ही वेटर पहले तो कुछ भी नहीं समझ सका था, लेकिन अगले ही पर उसे समझ में आ गया था अभिमन्यु ने उससे क्या पूछा था। वेटर अपना गला साफ करते हुए बोला, यही कोई 300। बस, अगर और भी कोई मेनू है तुम्हारे पास तो उसे भी लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा होटल कितना बड़ा और कितना महंगी है। अभिमन्यु के इतना कहते ही वेटर सकपका गया था। वो जल्दी से बोला, बस इतना ही है, आपको क्या खाना है? अभिमन्यु वेटर को से नरमी से बोला, इस मेनू में जितने भी आइटम है सभी एक प्लेट करके ले आओ, और हाँ, अगर एक भी आइटम काम हुआ तो बिल तुम पे करोगे, समझे?
अभिमन्यु के इतना कहते ही वेटर के जैसे होश उड़ चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आगे अभिमन्यु से क्या कहे। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो उल्टे पैर वहां से रिसेप्शन की तरफ भाग गया। वेटर के जाते ही विशाल अभिमन्यु पर बरस पड़ा। गुस्से से उसे घूर कर देखा, फिर दांत पीस कर बोला, तू आज जब से मुझसे मिला है उटपटांग हरकतें कर रहा है। अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मरवाना चाहता है? मैं ही पागल था जो तेरे बहकावे में आ गया। तू जानता है एक एक रेसिपी की कीमत कितना है? हम दोनों अगर अपने किडनी भी बेच देंगे फिर भी पूरा पैसा नहीं चुका पाएंगे। इतना कहकर विशाल अपना सिर पीटने लगा था, लेकिन तभी वेटर अपने साथ होटल मैनेजर को लेकर आ गया। एपिसोड 7 नंबर एंट्री। विशाल गुस्से में अभिमन्यु से अनाप शनाप कहे जा रहा था। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही वेटर मैनेजर को अपने साथ लेकर अभिमन्यु के टेबल के पास पहुंच गया था। विशाल जब मैनेजर को देखता है तो परेशान हो जाता है। वो समझ गया था अब यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। मैनेजर अभिमन्यु से बोला, तो आप हमारे होटल की हर एक रेसिपी ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या आप अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या आप जानते हैं इन सभी बेशकिस्मती खाने का अमाउंट कितना होगा? आप अमाउंट बताए, मैं आपकी होटल खरीदना चाहता हूं। अभी इसी वक्त जहां अभिमन्यु की बात सुनकर मैनेजर के होश उड़ गया था, तो दूसरी तरफ विशाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। विशाल अपने कुर्सी से खड़ा हो गया। अभिमन्यु को खींचते हुए बोला, अब मैं समझ गया, तू पागल हो गया है यार, अब बस भी कर, नहीं तो ये लोग हमें जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु विशाल से अपना हाथ अलग किया और मैनेजर के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। मैनेजर को अभिमन्यु के बातों पर गुस्सा तो बहुत आया था। एक फटीचर जैसा दिखने वाला आदमी उसका होटल खरीदना चाहता था। मैनेजर अभिमन्यु को गुस्से से देखकर बोला, तुम जानते हो इस होटल की कीमत कितनी है? तुम्हारे ओनर से बात कराओ, मैं ये होटल अभी खरीदना चाहता हूँ और तुम जैसे बदतमीज आदमी को धक्के मारकर बाहर फिकवा सकूं। अभिमन्यु इस बार कठोर शब्दों में कहा। एक फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के मुंह से अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनकर मैनेजर तिलमिला उठा था। वो गुस्से बोला, यू इडियट। इतना कहकर मैनेजर अपना हाथ उठा लिया था अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, रुक जाओ मैनेजर, क्या तुम्हारे होटल में कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? सभी की नज़र एक साथ उसी तरफ चली गई थी जिस तरफ से लड़की की आवाज़ आई थी। अभिमन्यु ने जैसे ही देखा, वो बिल्कुल हैरान रह गया था। उस लड़की को पहचानते देर नहीं लगा था, और ये लड़की थी आलिया खन्ना। ऊपर सफ़ेद शर्ट और नीचे घुटनों तक आते ब्लैक स्कार्ट। आज उसने अपने बालों को कुछ अलग ही सेव दिया था। वो आज भी किसी पुरानी हीरोइन की तरह लग रही थी, उसके साथ बेहद खूबसूरत भी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर विशाल अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। आलिया खन्ना इस वक्त किसी बड़े कंपनी की एम्प्लॉय नजर आ रही थी, जो उसके पहनावे से ही पता चल रहा था। आलिया अभिमन्यु के पास पहुंचकर अपना एक हाथ आगे करके मुस्कुराकर बोली, हेलो सर, आप यहाँ खाना खाने आया था। इतना कहकर अभिमन्यु बारी बारी से वेटर और मैनेजर को देखता है, फिर थोड़ा गुस्सा में बोला, यहाँ जरूर पता चला, यहाँ सिर्फ कीमती कपड़े पहनकर आने वालों की ही इज्जत दी जाती है, इसलिए मैं इस होटल को खरीदना चाहता हूँ ताकि आगे से इनकी सोच बदल सके। वेरी नाइस सर, आलिया खुश होकर अभिमन्यु से बोली, फिर मैनेजर को देखकर आगे बोली, हाँ तो मैनेजर साहब बताइए, आप अपनी यह होटल कितने में बेच रहे हैं? हमारे सर इसे खरीद रहे हैं। आलिया के इतना कहते ही मैनेजर आलिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और माफ़ी मांगकर बोला, मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इस होटल का ओनर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे बॉस से मांगो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आलिया कठोर शब्दों में बोली। आलिया के इतना कहते ही मैनेजर अभिमन्यु के पैरों में गिर पड़ा और फिर रोने लगा था। उसके साथ वो वेटर भी अभिमन्यु के पैरों गिर गया था। दोनों गिड़गिड़ाने लगे थे। उसी वक्त ओनर अपने 2 आदमियों के साथ होटल में दाखिल होता है, लेकिन अपने मैनेजर और वेटर को एक फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर हैरान रह गया था। ओनर जल्दी से वहां पहुंच गया और फिर कठोर लहजे में मैनेजर से पूछा, राघव ये सब क्या है? तुम इस लड़के से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ओनर के पीछे से आती आवाज़ को सुनकर राघव जल्दी से खड़ा हो गया, फिर शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी अपने ओनर को बता दिया, जिसे सुनते ही ओनर के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। ओनर आलिया को अच्छे से जानता था और यह भी जानता था आलिया इस शहर के बिजनेस टायकून रतन लाल आहूजा की सबसे खास एम्प्लॉय में से एक है, और जब आलिया उसे सरका रही थी इसका मतलब साफ था, यह मामूली सा दिखने वाला लड़का कोई आम इंसान नहीं है।
इसलिए ओनर अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़कर नरमी के साथ बोला, सर, यहाँ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। आप कहें तो मैं दोनों को अभी जॉब से बाहर निकाल दूंगा, और मैं ये भी जानता हूँ अगर आप चाहेंगे तो इस होटल तो क्या, मुझे भी इस शहर से बाहर फिकवा सकते हैं। प्लीज़ सर, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। प्लीज़ सर, ट्रस्ट मी। ओनर के इस तरह झुक जाने से अभिमन्यु को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसलिए वो बोला, ठीक है, तुम्हें इन दोनों को नौकरी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें थोड़ा तमीज़ सिखा देना ताकि किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। बिल्कुल सर, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ओनर अभिमन्यु से इतना कहा। फिर राघव और वेटर को गुस्से से देखकर बोला, इनका क्या करना है वो मैं देख लूँगा। ओनर के इतना कहते ही अभिमन्यु विशाल से बोला, चल यार, अब खाने का मूड बिल्कुल नहीं है, किसी छोटे ढाबे में ही खाना खा लेंगे। लेकिन विशाल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो तो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह जम गया था। उसे तो जैसे अभिमन्यु की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दिया था। तो वहीं अभिमन्यु के ऐसा कहते ही ओनर फिर से अपना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसके सामने और माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, आप मेरे होटल से बिना कुछ खाए नहीं जा सकते। अगर आप बिना कुछ खाए चले गए तो मैं समझूंगा आपने हमें माफ़ नहीं किया। यस सर, जब आपने माफ़ कर ही दिया है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, आलिया मुस्कुराकर बोली। तो तुम ज्वाइन करोगी मुझे, अभिमन्यु आलिया से पूछा। तो आलिया जल्दी से बोली, एब्सोल्युटली सर, इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी। तो ठीक है, कम विथ मी, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु के इतना कहते ही ओनर के चेहरे पर एक स्माइल खिल गई। फिर ओनर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरा नाम गुलशन ओबरॉय है, आप मुझे सिर्फ गुलशन कह सकते हैं। इतना कहकर तीनों को अपने साथ वीआईपी कमरे में लेकर चला गया। थोड़ी देर में ही आलिया और अभिमन्यु काफ़ी घुल मिल गए थे। तीनों जमकर खाना खाया। होटल का ओनर गुलशन ओबरॉय बिल लेने से साफ इनकार कर दिया था, पर अभिमन्यु के इंसानियत को देख उसे बिल लेना पड़ा था। खाना खाने के बाद तीनों एक साथ होटल से बाहर निकल आए थे। आलिया के बाहर आते ही आलिया का ड्राइवर उसका मर्सिडीज उसके पास लेकर पहुंच गया था। सर, आपको कहीं जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, आलिया नर्म लहजे में पूछती है। अभिमन्यु बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पैदल चले जाएंगे। आलिया हैरानी से बोली, लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, अभिमन्यु बोला। सर, मैं आपसे कुछ मांगूंगी, इनकार तो नहीं करेंगे, आलिया घबराते हुए पूछती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा दिल मत मांगना, क्योंकि मेरे पास एक ही दिल है, अभिमन्यु मजाकिये लहजे में बोला। अभिमन्यु के इस बात पर आलिया हंसने लगी थी। हंसते हुए आलिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी हंसी रोककर आलिया ने कहा, अरे नहीं सर, मुझे आपका दिल नहीं, आपका नंबर चाहिए। तो ऐसा कहो ना, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, अभिमन्यु ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। नंबर लेने के बाद आलिया वहां से चली गई थी। और यह सब कुछ विशाल अपने आंखें फाड़े देख रहा था। उसे तो जैसे कोई सदमा सा लग चुका था। आलिया के जाते ही विशाल अभिमन्यु का कलर पकड़ लिया। उसे तीखी नज़रों से घूरते हुए बोला, तू कौन है भाई, जल्दी बता, नहीं तो अभी मार दूंगा तुझे। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुरा कर विशाल के कान के पास आकर फुसफुसा कर बोला, अपना हाथ जल्दी से हटा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे वो लोग। अभिमन्यु के इतना कहते ही विशाल जल्दी से उसका कलर छोड़ दिया। फिर उसे घूरते हुए पूछा, कौन मार डालेगा मुझे, यार तू मेरा दोस्त है, इसलिए तो तुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, अभिमन्यु एक स्माइल के साथ बोला। वो है कौन जो तेरे पीछे हैं, विशाल कंफ्यूज होकर पूछा। तू नहीं समझेगा, वक्त आने दे, तू खुद ब खुद समझ जाएगा, अभिमन्यु इतना कहकर आगे बढ़ गया। तू रुक, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तेरे पीछे कौन लोग हैं, अभी बताता हूँ तुझे। इसी के साथ विशाल उसके पीछे भागा। एपिसोड 8, विशाल की कंफ्यूजन। दिन के 2 बज रहे थे। दोनों एक बार फिर से गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुंच गए थे। विशाल इतना तो समझ ही गया था अभिमन्यु को कोई खजाना मिल गया है, पर यह सब कैसे हो सकता था, जबकि अभिमन्यु उसके साथ एक ही कमरे में रहता था। और वो लड़की कौन थी जो बार बार अभिमन्यु को सर कहकर बुला रही थी। खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी टैलेंटेड भी लग रही थी। फिर अभिमन्यु को सर कहने का क्या मतलब हो सकता है। विशाल था तो अभिमन्यु के साथ, पर उसकी सोच काफ़ी दूर चली गई थी, जिसका समाधान सिर्फ अभिमन्यु ही कर सकता था। विशाल को इतनी गहरी सोच में देख अभिमन्यु एक स्माइल के साथ पूछा, वैसे तू क्या सोच रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ विशाल। विशाल अपनी सोच से बाहर आकर आंखें दिखाकर आह भरते हुए बोला, देख अभिमन्यु, तू अच्छे से जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ,
तू कुछ भी बताना नहीं चाहता तो मत बता, पर इतना तो बता दे मेरे भाई, वो लड़की कौन है जो तुझे बार बार सर कहकर बुला रही थी? जहां तक मैं जानता हूं तेरा कोई खुद का ऑफिस नहीं है, और ना ही तू कहीं कोई जॉब करता है, तो फिर यह सब क्या है मेरे भाई? थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे कुछ कहा था, इतनी जल्दी कैसे भूल गया? अभिमन्यु विशाल को देखा फिर बोला। विशाल हैरानी से अपने सर पर टपली मार कर बोला, यार सच में भूल गया, वैसे तूने कहा क्या था? अभिमन्यु बोला, यही कि वक्त आने दे, तू सब समझ जाएगा, फिलहाल तू अपना मुंह बंद रख। विशाल कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु को गर्ल्स कॉलेज से घंटी की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुनते ही अभिमन्यु उसे शांत रहने को कहा। तभी गर्ल्स कॉलेज का बड़ा सा गेट खोल दिया गया, और उसी के साथ झुंड के झुंड लड़कियां कॉलेज से बाहर आने लगी थी। अभिमन्यु विशाल के साथ एक ऐसी जगह छुपकर बैठा था जहां शायद ही किसी की नजर जाती, पर वो नहीं आई थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, और विशाल के चारों तरफ सस्पेंस भर चुका था। कभी वो अभिमन्यु को देखता तो कभी कॉलेज से निकल रही लड़कियों को देख रहा था। फिलहाल उसे मुंह बंद रखना ही सही लगा, इसलिए वो खामोश हो गया। जब विशाल ने देखा कॉलेज से एक से बढ़कर एक लड़कियां बाहर निकलकर आ रही थीं, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वैसे इस गर्ल्स कॉलेज के बारे में तो जानता था, पर कभी इस तरह छुपकर लड़कियों को कभी नहीं देखा था, और ना ही कभी सोचा था। और अभिमन्यु ने भी कभी इस तरह की हरकत नहीं किया था, मगर उसके बदले हुए चाल देखकर हैरान तो जरूर था। तभी अचानक से अभिमन्यु ने कहा, विशाल जल्दी एक टैक्सी रुकवा, जा फटाफट कर। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही विशाल रोड पर पहुंच गया। उसने फटाफट एक टैक्सी रोक लिया। अभिमन्यु इसके लिए पहले से ही तैयार था। टैक्सी के रुकते ही दोनों उसमें सवार हो गए। फिर अभिमन्यु टैक्सी वाले से सामने जा रही ऑटो रिक्शे का पीछा करने को कहा। टैक्सी वाला कुछ नहीं बोला और ऑटो वाले का पीछा करने लगा। 20 मिनट बाद ऑटो सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो गई थी। ऑटो के रुकते ही विशाल अपने आंखें फाड़कर देखने लगा, आखिर अभिमन्यु किसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। तभी विशाल ने देखा, एक लड़की ऑटो रिक्शे से उतरी थी, किराया देकर हॉस्पिटल के ओर जाने लगी। विशाल लड़की देखा तो बस देखता ही रह गया था। उसके मुंह से दबी हुई आवाज निकली, यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ मिली तुझे? लेकिन ये हॉस्पिटल किस लिए आई है? जा पता करके आ। अभिमन्यु बोला। क्या कहा तूने? तू नहीं जानता किस लिए आए है? विशाल अभिमन्यु को टोकते हुए पूछा। नहीं, जा, नहीं तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अभिमन्यु बोला। तू मजाक तो नहीं कर रहा मेरे भाई? विशाल थोड़ा असमंजस में पूछा। जा जल्दी, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। अभिमन्यु उसे धक्के मारकर टैक्सी से उतार दिया। विशाल रोनी सूरत बनाकर बोला, जा रहा हूं ना यार, ऐसा कौन करता है? खुशी के एंटर होते ही उसके पीछे पीछे विशाल भी एंटर होने वाला ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ पूछता उससे पहले ही विशाल आगे जा रही खुशी की ओर इशारा करके बोला, उस लड़की के साथ हूं। उस लड़की के साथ? क्या लगती है तुम्हारी? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। अब विशाल क्या जवाब देता? गर्लफ्रेंड बोल नहीं सकता था, भाभी भी कह नहीं सकता था, कहे तो क्या कहे? अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शायद उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। एक ही रास्ता बचा था उसके पास, इसलिए उसने जल्दी से बोला, मेरी छोटी बहन प्लीज जाने दीजिए, नहीं तो वो चली जाएगी। ठीक है जाओ। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही विशाल खुशी के पीछे भागा। खुशी लिफ्ट में जैसे ही एंटर होती है, विशाल भी उसके पीछे से लिफ्ट में एंटर हो जाता है। विशाल के एंटर होते ही खुशी 5वें माले की बटन पुश कर चुकी थी। विशाल एक टक खुशी को ही देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था, सोनिया इसके सामने कुछ भी नहीं थी, शायद पूरे कॉलेज में नहीं, पर ये यहाँ क्या करने आई है? विशाल के इस तरह देखने से खुशी को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसे कुछ बोली तो नहीं, पर झट से दूसरी तरफ पलट गई। खुशी के पलटते ही विशाल को महसूस हुआ, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया था? उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुका था। लिफ्ट 5वें माले पर जाकर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही खुशी लिफ्ट से बाहर आई और दाहिने तरफ जाने लगी। बड़े से गेट के बाहर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में जनरल वार्ड लिखा हुआ था। खुशी जनरल वार्ड के 45 नंबर वार्ड में एंटर हो गई। विशाल ठीक उसके पीछे था। खुशी के एंटर होते ही विशाल गेट के पास जाकर मेन गेट के ओट में खड़ा हो गया। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था, अंदर ढेरों मरीज अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे जिन्हें शायद ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा था, शायद पैसों की कमी की वजह से।
खुशी एक बेड के पास जाकर रुक गई। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। खुशी को देखते ही उठने की कोशिश करने लगती है, पर खुशी उस औरत को लेटे रहने को कहती है और खुद उस औरत के पास बैठ जाती है। फिर देखता है लड़की अपने आंसू पोंछती है। जिस बेड पर औरत लेटी हुई थी ठीक उसके ऊपर बेड नंबर 112 लिखा हुआ था। इतना सब कुछ देख लेने के बाद विशाल वापस नीचे चला जाता है। वहीं वह औरत खुशी का हाथ पकड़कर उदासी भरे लहजे में बोली, बेटी तू क्यों इतना परेशान होती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, बस मैं समझूंगी का सपना साकार हो गया। आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मी, मैंने बात कर लिया है, पैसों की बंदोबस्त जल्दी ही हो जाएगा, फिर आपका ऑपरेशन होगा, फिर आप मेरे साथ घर जा पाएंगी। कहाँ से लाएगी 10 लाख रुपए, तू कहती है बस उसी में मुझे खुशी होती है, अब तो जो थोड़े दिन बचे हैं मैं चाहती हूँ हंसते हुए गुजार दूं। नीलम जी के इतना कहते ही खुशी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी थी, जिसे देख नीलम जी उसके सर पर अपना हाथ रख कर बोली, तू ऐसे रोएगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, अब तू जा, तुझे काम पर भी जाना है। इतना कहकर नीलम जी ने अपना आंख बंद करके लेट गई थी। खुशी एकटक अपनी मम्मी को देखती रही, फिर रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। खुशी भी जानती थी 10 लाख रुपए जुटाना उसके बस की बात नहीं है। खुशी खुद को भी बेच देती तो भी इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं पाएगी। वो सिर्फ अपनी मम्मी को दिलासा ही दे सकती है। आंसू पोंछकर खुशी नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद वो नीचे पहुंच गई थी। वो गेट पर जैसे ही पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड उसे टोकते हुए जल्दी से पूछा, अरे मैडम आप अकेली, आपका भाई कहाँ है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही खुशी हैरान होकर सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगी। उसे उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आया था, इसलिए वो बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। आपके पीछे पीछे एक लड़का गया था, वो भी तो आपके साथ लिफ्ट में था, सिक्योरिटी गार्ड उसे समझाते हुए कहा। खुशी कुछ याद करते हुए बोली, हाँ हाँ, एक लड़का गया था लिफ्ट में मेरे साथ। वो तो नहीं आया आपके साथ, कहाँ गया, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। खुशी परेशान होकर बोली, मुझे क्या पता कहाँ गया, मैं तो उसे जानती भी नहीं। क्या कहाँ नहीं जानती, लेकिन वो तो कह रहा था तुम उसकी छोटी बहन हो। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही खुशी हैरान रह गई थी। एपिसोड 9 हॉस्पिटल का बिल। बहुत समझाने के बाद आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने खुशी को वहां से जाने दिया था। उसे लगा था शायद कोई पागल होगा जो इस तरह से इधर उधर घूम रहा है। तो वहीं पार्किंग लॉट में दोनों की नज़र खुशी पर लगी हुई थी। खुशी के जाते ही अभिमन्यु बोला, चल हॉस्पिटल में चलते हैं। विशाल झुंझलाते हुए बोला, तू पागल हो गया है, मुझे अंदर जाने के लिए उस लड़की को बहन कहना पड़ा था, जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, और तू हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए ऐसे कह रहा है जैसे ये हॉस्पिटल तेरा है। तू क्या समझता है वो सिक्योरिटी गार्ड हम दोनों को ऐसे ही अंदर जाने देगा, कभी नहीं। विशाल के मुंह से जब अभिमन्यु ने सुना हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए उसने खुशी को अपना बहन कहा था, तो वो बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया था। विशाल को छेड़ते हुए बोला, यार तू बहन तो हर किसी को कह सकता है, लेकिन गर्लफ्रेंड हर किसी को तो नहीं कह सकता। वैसे में तुझे फ्री में एक बहन भी मिल गई है, तो इसमें बुरा ही क्या है, क्यूट और खूबसूरत भी, तुझे तो खुश होना चाहिए। बिन मांगे ही भगवान ने तुझे एक खूबसूरत बहन दे दिया है। विशाल गुस्से में बोला, बकवास बंद कर अभिमन्यु। फिर मुंह बनाकर बोला, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने, पूरा दिन पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे भूल गया, सुबह तूने मुझे ही तो देखा था, जो हर रोज ही देखता है। अभिमन्यु विशाल के सर पर चपत लगाकर बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, तुझे ही देखा था, पर नाम भी तो लिया था किसी का। विशाल मुंह बनाकर बोला। अभिमन्यु बोला, हाँ लिया था ना। विशाल सर खुजाते हुए बोला, किसका नाम लिया था मैंने, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अभिमन्यु गुस्से से बोला, सोनिया का। ठीक कहा तूने, उसकी तो मैं। विशाल दांत पीस कर बोला। इसी के साथ अभिमन्यु अपने जेब से एक रुमाल निकाल लेता है, उसे अपने चेहरे पर इस तरह से लगा लेता है। अब उसका 2 आंखें ही दिखाई दे रहा था। उसे रुमाल चेहरे पर लगाते देख विशाल पूछा, तू अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है, कहीं हॉस्पिटल लूटने का इरादा तो नहीं है तेरा। तू जब भी कुछ बोलता है उल्टा ही कहता है, अपना मुंह बंद रख और चल मेरे साथ। अभिमन्यु विशाल को घूरते हुए बोला। तो क्या मैं भी अपना चेहरा छुपा लूं? विशाल आस भरी नजरों से अभिमन्यु को देखकर पूछा। अभिमन्यु बोला, नहीं, तू ऐसे ही जाएगा मेरे साथ, लगता है अपना आखिरी पल आ गया है, हे राम जी मुझे बचाना। विशाल रोनी सूरत बनाकर बोला, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु आगे बढ़ गया था। अरे रुक तो, विशाल इतना कहकर अभिमन्यु के पीछे भागा।
दोनों चलते हुए मेन गेट तक पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही विशाल को देखा, झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें दिखाकर बोला, तुम अंदर गए थे ना, बाहर कब निकले, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो लड़की तुम्हारी बहन है। यह मेरे साथ है, छोड़ो इसे, ये थोड़ा पागल है। दरअसल हॉस्पिटल में मुझे ही ढूंढने आया था, ये किसी को भी कुछ भी कह देता है। थोड़ी देर तक तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें चाचा कहने लग जाएगा। क्या तुम इस लड़के के चाचा बनना पसंद करोगे? अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर विशाल को इतना गुस्सा आया। उसका दिल कर रहा था अभिमन्यु का सर फोड़ दे, या फिर अपना सर किसी दीवार से टकरा ले। अभिमन्यु ने जब विशाल का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो आंखों ही आंखों से माफी मांगने लगा था। बात यही खत्म नहीं हुई थी। अभिमन्यु के इतना कहते ही सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ा कर बोला, अरे नहीं, मैं इसका चाचा। तुम दोनों पागल हो गए हो यार, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर इतना बड़ा लड़का मुझे चाचा बोलने लग गया तो मेरी वोट लग जाएगा। तुम ले जाओ इस पागल को अपने साथ। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन तभी पीछे सिक्योरिटी गार्ड बोला, रुको। सिक्योरिटी गार्ड के अचानक पीछे से टोकने से दोनों को रुकना पड़ा था। दोनों सवालिया नजरों से सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड अभिमन्यु के तरफ देखने लगा। गौर से देख लेने के बाद पूछा, तुम कौन हो और तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? अचानक सिक्योरिटी गार्ड के ऐसे सवाल सुनकर अभिमन्यु हड़बड़ा गया था, लेकिन अगले ही पल बोला, ओ दरअसल बात यह है कि मेरे स्किन पर कुछ अजीब तरह के निशान उभर आए हैं। मैंने सुना है यहाँ का इलाज काफ़ी लाजवाब है, बस डॉक्टर को दिखाने चला आया था, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अभिमन्यु के बात पर सिक्योरिटी गार्ड कुछ सोचने लगा, फिर विशाल का हाथ छोड़ दिया और बोला, ठीक है जाओ, लेकिन इस पागल का ख्याल रखना, इसका हाथ मत छोड़ना। फिर दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए, लेकिन विशाल का बुरा हाल था, गुस्से में लाल हो गया था। वो दांत पीसकर बोला, साले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ऐसे की तैसी। फिर अभिमन्यु को गुस्से में देखकर बोला, और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं पागल हूँ, किसी को भी कुछ भी कह देता हूँ। तू बाहर चल, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। गिन गिन कर बदला लूंगा, देख लेना। मेरे भाई अभी तो चुप हो जा, जो करने आए हैं हम उसे तो कर लेने दे, उसके बाद जो मर्जी करते रहियो, ठीक है? अभिमन्यु विशाल के सामने हाथ जोड़कर बोला। शांत होने की जगह विशाल का गुस्सा और बढ़ गया था। वो गुस्से में बोला, हम नहीं, तू आया है। सॉरी ना यार, अब तो गुस्सा थूक दे यार। देख, अगर मैं वहां उस गार्ड से झूठ नहीं बोलता तो पता नहीं और क्या क्या पूछता। उस वक्त जो सही लगा वही किया। क्या तुझे बुरा लगा? देख, अगर तुझे बुरा लगा तो फिर से तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बात खत्म कर अभिमन्यु ने विशाल के सामने अपना हाथ जोड़ लिया। अभिमन्यु के बाद से विशाल को इमोशनल वाली फीलिंग आने लगा था। उसने झट से अभिमन्यु को गले से लगा लिया था और इसी के साथ बोला, सॉरी भाई, मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा था। अभिमन्यु विशाल से दूर होते हुए बोला, अब चले, थोड़ा काम कर लें। अभिमन्यु के इस बात पर विशाल उसे घूरते हुए पूछा, वैसे तू क्या करने वाला है? तू चल मेरे साथ, अपने आप समझ जाएगा। इतना कहकर अभिमन्यु रिसेप्शन पर जा पहुंचा। अपने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकालकर काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभिमन्यु के इस बात पर काउंटर पर बैठी लड़की उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसके बाद पूछती है, हाँ कहिए, आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए? अभिमन्यु बोला, 5वें माले की जनरल वार्ड नंबर 45 में बेड नंबर 112 में जो पेशेंट है, क्या आप चेक करके बता सकती हैं उन्हें क्या हुआ है? लड़की एक फाइल निकालकर चेक करने लगती है। चेक करने के बाद अभिमन्यु से बोली, नीलम शास्त्री, उम्र 48 साल, इन्हें तो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर है। इनके पास अब मात्र 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन में ऑपरेशन नहीं किया गया तो वैसे हम इन्हें कल तक हॉस्पिटल से जाने को कहने वाले हैं। ऑपरेशन के लिए कितना रुपया चाहिए? अभिमन्यु की इतनी लापरवाही से कहते देख लड़की पहले तो थोड़ा हैरान रह गई थी, फिर खुद को संभाल कर अभिमन्यु से बोली, 10 लाख रुपए। विशाल ने जैसे ही सुना अभी अभी लड़की ने अभिमन्यु से क्या कहा था, उसने तो अपना सिर ही पीट लिया था। अभी विशाल और हैरान होता तभी अभिमन्यु अपना बैंक कार्ड लड़की को देकर बोला, लो, 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लो और फटाफट उनका इलाज शुरू कर दो। अभिमन्यु की बात विशाल के कानों में एटम बम की तरह फटा था। वो बस बदहवास हालत में अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। होटल का बिल आलिया खन्ना ने चुकाया था, इसलिए वो जान नहीं पाया था अभिमन्यु के पास इतना रुपया हो सकता है। तो वहीं काउंटर पर बैठी लड़की अभिमन्यु से कार्ड ले लिया और उसे गौर से देखने लगी। उसे लगा शायद ये लड़का उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कार्ड देखती है उसके तो होश उड़ जाता है।
यह कोई मामूली बैंक कार्ड नहीं था। ये कार्ड वो लड़की दूसरी बार देख रही थी। इससे पहले उस रात को देखी थी, जिस रात यहाँ रतन लाल आहूजा एडमिट हुए थे, और ऐसे ही कार्ड से अपना बिल पे किया था। इस तरह के बैंक कार्ड कोई आम इंसान अपने पास रखने की सोच भी नहीं सकता था। कार्ड पर सोने की परत थी, जिस पर हीरे से लिखा हुआ था वर्ल्ड बैंक कार्ड। इस बैंक में खाता खोलने के लिए ही 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना अनिवार्य था। कार्ड देखने के बाद लड़की जल्दी से बोली, सर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यू डोंट माइंड, इस हॉस्पिटल के कुछ रूल है जिन्हें फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। ओके, आपको जिसे बुलाना है बुला लीजिए। अभिमन्यु के इतना कहने के साथ ही लड़की किसी को फ़ोन मिलाने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद एक डॉक्टर आया। डॉक्टर के आते ही लड़की ने पूरी बात बता दिया था डॉक्टर को। सारी बात सुन लेने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु को घूरने लगा और इसी के साथ पूछा, तो आप नीलम शास्त्री के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन है? अभिमन्यु शांत भरे लहजे में कहा, जरूरी यह नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है आप ऑपरेशन करेंगे या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो? अभिमन्यु का इतनी सीधी और सपाट बातें सुनकर डॉक्टर थोड़ा चौंक गया था। वो भला कैसे इनकार कर सकता था? 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़े ही थी जिसे वो ठुकरा देता और उन्हें जाने देता। फिर डॉक्टर शांत स्वर में बोला, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप खुद को शो ऑफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, हम ये बात राज ही रखेंगे, पर हमें आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा ताकि हम भी देख सके कोई किसी के लिए इतना भी कर सकता। एपिसोड 10 बेइज्जत। डॉक्टर ने जब कह दिया था अभिमन्यु का दिया हुआ पैसे को राज रखेंगे, वो खुद से किसी को नहीं बताएंगे जब तक कि अभिमन्यु खुद नहीं कह देता। ऐसे में अभिमन्यु खुद को डॉक्टर के सामने छुपा नहीं सकता था। और दूसरी बात यह थी कि डॉक्टर को भी जानना जरूरी हो गया था, आखिर 10 लाख रुपए देने वाला शख्सियत कौन है। अभिमन्यु अपने चेहरे से रुमाल हटा लिया था। डॉक्टर की नज़र जैसे ही अभिमन्यु पर जाता है और वहां पर बैठी लड़की भी जब अभिमन्यु को देखती है, डॉक्टर के साथ साथ वो भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। दोनों के मुंह से एक ही साथ एक ही शब्द बाहर निकलता है, अरे ये तुम हो। फिर जल्दी से अपना एटीट्यूड अलग हटाकर माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मेरा मतलब आप। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब तो आपका काम अभी और इसी वक्त हो जाएगा, लेकिन मेरा एक टर्म एंड कंडीशन है। अभिमन्यु सपाट लहजे में कहा, हाँ बताइए ना सर, आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है? उम्मीद करता हूँ हम सभी उसे फॉलो करेंगे। डॉक्टर खुश होकर बड़ी ही इज्जत के साथ अभिमन्यु से पूछा। डॉक्टर के ऐसा कहते ही अभिमन्यु इत्मीनान के साथ बोला, चाहे जितने भी पैसे लगे आप ले लीजिए, लेकिन नीलम शास्त्री जी को वीआईपी रूम दिया जाना चाहिए, और जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती उनका इलाज बेहतर ढंग से होना चाहिए, उनका खास तरह से ध्यान रखा जाए। इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर अभिमन्यु को यकीन दिलाते हुए बोला, अब आप बेफिक्र रहें सर, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद डॉक्टर किसी को फ़ोन करता है और नीलम शास्त्री को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने को कहता है, और ऑपरेशन कल सुबह किया जाएगा, और उसे मौजूद रहने को कहता है। डॉक्टर वहां से जा चुका था। अभिमन्यु ने पूरे 15 लाख रुपए पे कर दिया था। अभिमन्यु जैसे ही जाने को हुआ, पीछे से लड़की बोली, हेलो सर, आपको रुकना पड़ेगा। हेलो सर। लड़की के आवाज़ के साथ ही अभिमन्यु पलट चुका था। आंखों के इशारे ही पूछा, क्या है? तो लड़की हाथों के इशारे से अभिमन्यु को पास आने को बोली। तो अभिमन्यु काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लड़की एक फॉर्म निकालकर अभिमन्यु के सामने रखकर एक खूबसूरत स्माइल के साथ बोली, सर, सुबह आप तो नहीं होंगे, कुछ फॉर्मेलिटी है जो आपको अभी पूरे करने होंगे। फॉर्म देखने के बाद अभिमन्यु उस पर सिग्नेचर कर देता है, फिर वापस उस लड़की दे देता है। ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी अब अभिमन्यु पर था। अब उसे फिक्र बस इतना था कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। फॉर्म देने के बाद अभिमन्यु जाने को हुआ तो लड़की फिर जल्दी से बोली, सर रुकिए तो सही। अभिमन्यु लड़की को घूरते हुए पूछा, और कुछ बाकी है तो वो भी कह दो। लड़की बोली, नहीं सर, अब कुछ भी बाकी नहीं है। लड़की इतना कहने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए अभिमन्यु से बोली, सर मुझे आपसे कुछ चाहिए था। लड़की के इतना कहते ही विशाल फुसफुसा कर अभिमन्यु से बोला, लगता है मैडम को भी कुछ पैसे उधार चाहिए। विशाल की यह बात लड़की ने भी सुन लिया था, इसलिए वो जल्दी से बोली, नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस सर का नंबर चाहिए। वैसे मेरा नाम रीमा श्रीवास्तव है, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। रीमा श्रीवास्तव देखने में इतनी भी बुरी नहीं थी जिसे इग्नोर किया जा सकता था।
रीमा मॉडर्न ख्यालात की एक मॉडर्न लड़की थी। उसे कोई भी अपने साथ डेट पर ले जाना चाहेगा। और यही ख्याल अभिमन्यु के भी दिमाग में आ गया, इसलिए बोला एक शर्त पर तुम्हें नंबर दे सकता हूँ। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही रीमा सोच में पड़ गई। लड़के उससे नंबर मांगते फिरते हैं, फिर भी वो किसी को अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं है, और आज इस लड़के की हिम्मत तो देखो, अपना नंबर देने के बदले मुझसे कोई शर्त रख रहा था। रीमा मुस्कुराकर अभिमन्यु को देखती है, फिर अभिमन्यु के तारीफ में कहती है, आप में कोई बात है सर, नहीं तो कोई और लड़का होता तो बिना कुछ कहे अपना नंबर दे देता। चलिए मैं आपकी शर्त एक्सेप्ट करती हूँ, बताइए क्या है आपकी शर्त। अभिमन्यु बोला, पहले सुन तो, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। रीमा झट से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे वो नहीं करने को कहेंगे जिससे एक लड़की की इज्जत शर्मशार हो जाए, इसलिए आप बेझिझक कहिए। आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलने होगा, अभिमन्यु ने रीमा से कहा। विशाल दोनों की सारी बातें सुन रहा था। विशाल को अभिमन्यु का पावर समझ में आ गया था, लेकिन यह पावर उसके पास आ कहाँ से रहा था, उसके सोच से परे था। अब वो इतना हैरान नहीं हो रहा था जितना कि कुछ वक्त पहले हो रहा था। ओके मुझे मंजूर है सर, बस डिनर ही तो करना है, रीमा अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोली। तो फिर अपना नंबर दो और रात 8 बजे मेरे फ़ोन का वेट करना। वैसे तुम्हें पिकअप कहाँ से करना है, अभिमन्यु ने पूछा। आप कॉल कीजिए, रास्ता खुद ब खुद मंजिल तक ले आएगी आपको, रीमा ने कहा। इसी के साथ अभिमन्यु रीमा से उसका नंबर लिया और फिर दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। तब तक 3 बज चुके थे। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के साथ ही विशाल हंसने लगा और फिर अभिमन्यु से बोला, पैसों बहुत गर्मी होती है, मैं यह नहीं पूछूंगा तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, पर मुझे खुशी है तू द किंग ऑफ मिलियनेयर है मेरे दोस्त। विशाल की बात सुनकर अभिमन्यु एक स्माइल के साथ विशाल को देखकर बोला, कब तक ऐसे चलते रहेंगे, तू ये सब रहने दे, चल मेरे साथ। विशाल कुछ नहीं बोला, हाँ में सिर हिलाया, उसके साथ चलने लगा। अभिमन्यु एक बहुत बड़ी कार शोरूम के सामने खड़ा हो गया और एकटक उस शोरूम को देखने लगा। विशाल ने जब देखा अभिमन्यु उस शोरूम को निहार रहा है तो वो झट से पूछा, इसका मतलब तू एक कार खरीदने वाला हूँ, अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला। फिर शोरूम के अंदर चला गया। विशाल भी उसके पीछे भागा। शोरूम के अंदर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर सीसीटीवी हर एक कोने में लगी हुई थी, जिससे कि शोरूम के अंदर आने वाले पर नज़र रख सके। अंदर एक से बढ़कर एक गाड़ियां खड़ी थी। विशाल को तो जैसे हर एक कार पसंद आ रहा था, वो दौड़ दौड़ कर हर एक कार को छू रहा था। ऐसा करते हुए विशाल को बहुत मजा आ रहा था और यह सब कुछ देखकर अभिमन्यु हंसते जा रहा था। विशाल के एक रेड कलर की कार पसंद आ गई और वो आगे बढ़कर उस कार को छूकर देखने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की मधुर आवाज़ सुनाई देती है, BMW 7 Series 1 कैरा 70 लाख रुपए, यह मॉडल अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इतना कहने के साथ ही वो लड़की दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इस आवाज़ के दिशा में अभिमन्यु देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की काले रंग के कोट पेंट में खड़ी थी। उससे ही मैचिंग किया हुआ उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए थी। उसके बाल थोड़े छोटे छोटे थे जो उस पर काफ़ी जच रही थी। उसे देखते ही विशाल के मुंह से अन्यासी एक सॉन्ग निकल गया, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। लड़की सुन तो नहीं पाई थी पर अभिमन्यु ने सुन लिया था, इसलिए आंखें दिखाकर विशाल को चुप रहने को कहा। जब अभिमन्यु ने काफ़ी देर बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने फिर से पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया मिस्टर, क्या आप इतनी महंगी कार अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। नहीं, अभिमन्यु के इतना कहते ही उस लड़की के पीछे से एक और लड़की आई, जिसे देखने से ही पता चल रहा था यह इस शोरूम की एक एम्प्लॉय है। कार सेल्स गर्ल उसने अपने हाथों में कुछ फाइलें पकड़े हुए थी। दोनों को बारी बारी से देखने के बाद उस काले कोट पहने लड़की से मुंह बनाकर बोली, रिया मैडम, आप इन फटीचर जैसे लोगों से बात ना करें तो ही बेहतर होगा, आपको लगता है इनके जेब में फुटी कौड़ी भी होंगे। पूजा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, रिया बंसल उसे डांटते हुए कहा। पूजा बोली, मैडम ऐसे कस्टमर हमारे यहाँ रोज आते हैं, बस आए, देखा और निकल गए, जैसे इनके लिए कोई गार्डन है। इससे भी महंगी कोई कार है तो दिखा दो, वरना इस शहर में और भी बहुत दुकान है, और हाँ कार मुझे आप दिखाएंगी। रिया मैडम, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु के इतना कहते ही रिया तपाक से बोली, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो वहीं पूजा को अभिमन्यु पर काफ़ी गुस्सा आया था। वो अभी और कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके सामने उसकी बॉस रिया बंसल थी।
पूजा बस उस पल का इंतजार करने लगी जब अभिमन्यु यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो उसकी ऐसी की तैसी करके रख देगी। रिया बंसल अभिमन्यु को अपने साथ लेकर एक शानदार कमरे में दाखिल हो गई थी, जहां पर एक से बढ़कर एक कारें खड़ी थी। रिया एक कार के ऊपर अपना हाथ रख बोली, इसे देखिए, BMW L7 25 करोड़ है, ये कार मेरा भी फेवरेट है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।